नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों ये आज का जो जनसत्ता का एडिटोरियल है जो उसके मुख्य पृष्ठ से लिया गया है और इसे आज हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। वक्त की नब्ज़ से लिया गया भाग है जिसे लिखा तवलीन सिंह जी ने और जो आज का विषय वो है राम भरोसे माली हालत। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं कि कल मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के नियर अबाउट कल मैं लाइव आया था। तो उसमें क्या है ना, थोड़ा सा सीख रहा हूँ कैसे लाइव आते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे जो कमेंट होता है वो सेक्शन जो है वहाँ पे क्लोज़ हो गया था, तो उसकी जानकारी मुझे उस समय नहीं हुई। तो जो भी हो, यदि कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इस बार जब मैं लाइव आऊँगा तो सारी बातें आपसे की जाएंगी। जो भी आपकी समस्याएं होंगी, कुछ भी आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कभी लाइव आऊँगा तो पहले एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा है, पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो को प्रधानमंत्री की मर्जी से बनाया गया होगा, वरना प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में किसको घूमने की इजाज़त मिलती है, और वह भी जब प्रधानमंत्री खुद टहल रहे हों। वीडियो में दिखता है कि मोर टहल रहे हैं प्रधानमंत्री के आसपास, और जब मोदी जी अपनी चौखट पर बैठ जाते हैं तो उनके हाथों से मोर दाना खाते दिखते हैं और अंत में मोर के नाचने का अति सुंदर नज़ारा दिखता है। अच्छा वीडियो था, लेकिन समस्या यह कि कुछ ही घंटों बाद खबर मिली कि भारत की अर्थव्यवस्था जितने बुरे हाल में है आज, कभी पहले नहीं रही। तो आज जो मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं मीडिया पत्रकारिता नहीं दोस्तों, चटुकारिता कर रही है। अपनी जिम्मेदारियों से कहीं न कहीं भटक चुकी है। जो वास्तविकता है उसे दिखाने में वो डर रही है, या फिर पैसा यदि आपने दे दिया, मीडिया को पेड कर दिया, तो आपकी गलत चीज़ को भी वो सही तरीके से पेश करके दिखाएगी। मैं आज मानता हूँ कि कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक था, पूरा वैश्विक जगत परेशान है और कई देशों में रोज़गार की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। पर दोस्तों अपने अपने जो वहाँ के समस्याएं हैं अन्य देशों में, वो अपने तरीके से निपट रहे हैं। पर हमारे देश में मतलब जिन चीज़ों पर किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, या फिर अभी जो घटनाएं चल रही हैं, ऐसे अपराजित तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पर भारत में वही हो रहा है। आज हमें सबसे ज़्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, तो बस एक चीज़ पे है, रोज़गार और अपने भारत की आर्थिकी पर। अन्यथा दोस्तों ये चीज़ें दिन प्रतिदिन जो गिरती जा रही हैं, स्थितियाँ बहुत ही नाजुक हो जाएंगी और लोग एक एक दाने के लिए मरेंगे। तो ये स्थितियाँ पैदा ना हो उससे पहले कोई बड़ी पॉलिसी, कोई बड़ी परियोजनाएं लाई जाएं भारत सरकार के द्वारा। और ये बेवजह की जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, किसी व्यक्ति विशेष के होता है ना, व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ा कार्य आपको सौंपा गया, यदि आप उसमें किसी प्रकार का बदलाव कर दें, तब आपको ये मोर, ये नाचने वाला मोर की दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप काम करिए, नाम तो अपने आप हो जाएगा। जीडीपी सालाना वृद्धि, जिसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, बढ़ने के बदले 23.9% कम हो गई। बेरोजगारी जितनी आज है पिछले 40 वर्षों में नहीं रही, और दूर तक अच्छे दिन आने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि कोरोना अगले 2 वर्षों तक हमारे बीच रहेगा, ऐसा कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। तो आप देख सकते हैं जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि ये कम से कम 2 वर्षों तक हमारे बीच रहेगा और ऐसी स्थितियाँ बनी रहेंगी। तो ऐसे में दोस्तों आप जो भी कारोबार हैं, जो भी कंपनियां, उसे विशेष गाइडलाइन के दिशा निर्देश के माध्यम से स्टार्ट करें और अपना कार्य धीरे धीरे उस पटरी पर लाएं। पूरी तरह से लॉकडाउन कर देने की अवस्था में दोस्तों गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी पूरी तरह से फैल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कभी कहा था कि वे राजनीति में न आते तो शायद किसी पहाड़ी गुफा में तपस्या कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव आध्यात्मिक किस्म का है। तो यह बड़ी अच्छी बात, लेकिन इतने बड़े संकट के समय देश को आवश्यकता है मजबूत निर्णायक नेतृत्व की। बिल्कुल बिल्कुल उस किस्म का नेतृत्व जो मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले महीनों में दिखाया था, महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लेकर।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का कवच कानूनी तरीके से हटा दिया गया, बहुत बड़ी बात थी यह। और इसके बाद नागरिकता कानून में संशोधन लाया गया जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत के दरवाजे बंद होंगे। अलग बात है कि कश्मीर घाटी में न जिहादी आतंकवाद कम हुआ है और न उसके 2 टुकड़े कर देने के बाद विकास आया है। यह भी अलग बात है कि नागरिकता कानून में संशोधन के कारण आम मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे हमारे शहरों में विरोध जताने। शायद आज भी विरोध कर रहे होते अगर कोरोना न आता। कम से तो मोदी भूल गए अपने इस निर्णय को, जिक्र तक नहीं करते नोटबंदी का आजकल। लेकिन देश के बड़े अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं कि नोटबंदी से ही शुरू हुई थी अर्थव्यवस्था में मंदी। याद रखिएगा, जिस तरह से अचानक कोई फैसला लिया जाता है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी समस्या भी पैदा कर देता है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या कोई जिले या एक प्रदेश जितना नहीं, या फिर किसी यूरोप के एक देश इतना नहीं है। हमारी जनसंख्या चाइना के बाद सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। तो इस जनसंख्या को लेकर कम से कम कोई योजना परियोजना लाते हैं, किसी प्रकार का निर्णय लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। इस तरह की अराजकता खड़ी नहीं होती। आपने माना था कि नोटबंदी करने के बाद हमारे देश की जो स्थिति आर्थिक रूप से और बढ़ेगी। हो सकता है हम अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़ दें। पर वास्तविकता ये है कि दोस्तों, हम जहाँ पे खड़े थे उससे भी कई 100 कदम पीछे चले गए हैं। और इसका कारण यही है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला। इसलिए कोरोना से पहले ही जीडीपी की वृद्धि इतनी थम गई थी कि जानकर कहने लगे कि इसकी तुलना उस दशकों पुराने दौर से की जा सकती है जब हमारी अर्थव्यवस्था बैलगाड़ी की चाल चला करती थी। और लोग इस चाल को व्यंग में हिंदू वृद्धि रफ्तार कहा करते थे। ये दशक थे 1991 वाले आर्थिक सुधारों के पहले के, जब लाइसेंस राज के नियम इतने कठोर थे कि अगर कोई कारखाना अपने कोटा से ज़्यादा उत्पादन करता तो मालिक को दंडित किया जाता था। ये वे दशक थे जब चीन के नेताओं ने मार्क्सवादी सोच को कूड़ेदान में फेंक कर विदेशियों को चीन में निवेश करने का आमंत्रित किया था। इस दौर में चीन ने शुरू किया अमेरिका और यूरोप के बच्चों के लिए खिलौने बनाना, और इतना कामयाब हुआ कि आज विश्व के 90% खिलौने चीन में बनते हैं। मोदी जी अब कह रहे हैं कि हमको वोकल फॉर लोकल होकर भारत में खिलौने बनाने चाहिए दुनिया के लिए, लेकिन भूल गए हैं कि इसके लिए चाहिए बड़े कारखाने। हमारे राजनेताओं ने बहुत पहले तय कर लिया था कि खिलौनों का उत्पादन सिर्फ छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। क्या इस नियम को बदलने वाले हैं प्रधानमंत्री? क्या बड़े बड़े उद्योग लगाने में जब अब आसानी होगी, क्या कारखाना लगना आसान हो जाएगा? क्या हमारे सरकारी अफसर अब कारोबार में अपना हस्तक्षेप कम करेंगे? मोदी के राज में विदेशी पैसा काफ़ी आया है, लेकिन ज़्यादातर गया है शेयर बाज़ार में, नए कारखानों में नहीं, नई परियोजनाओं में नहीं। कारण सिर्फ एक है, कारोबार करना भारत में आज भी आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई यदि बिजनेसमैन होगा या अच्छा कारोबारी होगा तो उससे आप पूछिएगा कि कितनी समस्याएं आई थी जब वहाँ पे कंपनी या कोई उद्योग छोटा सा या बड़ा कारखाना लगा रहा था। कम से कम 500 जगह तो उन्हें साइन करना पड़ता है, दर्जनों भर के लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, वहाँ के स्थानीय गुंडे मवाली प्रशासन शासन सबको पैसा खिलाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं यही है कि जो कहते हैं सिंगल विंडो के माध्यम से सारी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों गिद्ध की तरह लोग मुंह बाए बैठे हुए हैं कि जैसे ही वो दिखें आप कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, एक नया कारोबार, एक नई सोच, एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, लोग वहाँ से लपक पड़ते हैं कि हमारा हिस्सा हमारा हिस्सा। क्योंकि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो करना कुछ नहीं चाहते, पर जो आप करेंगे उसमें उनको हिस्सा चाहिए। इसीलिए बहुत सारे कारोबारी हैं जो जिन कारोबारियों को सरकार स्थानीय प्रशासन सहयोग करना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, रोजगार के लिए, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता है। लाल फीताशाही उतनी है जितनी पहले थी और बड़े साहबों की अड़चनें उतनी ही बड़ी जितनी पहले थी। ऊपर से समस्या यह भी है कि अगर कोई निजी कंपनी सड़क या बांध बनाती है तो भारत सरकार इस काम के पैसे देने से अक्सर इनकार करती है। किसी न किसी उलझन में ठेकेदार को फंसाकर आज तो इतना बुरा हाल है कि मंत्री का आदेश होने के बाद भी अफसर पैसे नहीं देते, क्योंकि उनको डर है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न कोई लगा डाले बाद में।
वित्त मंत्री जानती हैं कि यह सब हो रहा है और यह भी शायद जानती हैं कि पहली पूर्णबंदी ने कोरोना को रोकने के बदले अर्थव्यवस्था को इतना गहरा नुकसान पहुंचाया कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और लाखों प्रवासी मजदूर फिर से धकेल दिए गए हैं गरीबी रेखा के नीचे। मेरे गांव के पास एक कस्बा है जिसके बाजार में आजकल दिखते हैं बेरोजगार युवकों के झुंड। इनके रोजगार गए हैं उस पहली पूर्णबंदी के कारण, लेकिन अर्थव्यवस्था में कमजोरी आ गई थी कोरोना के आने से बहुत पहले। सो आज हालत यह है कि वित्त मंत्री स्वीकार तो करती है कि बुरा हाल है, लेकिन साथ में यह भी कहती कि इस आपदा में भगवान का हाथ है, यानी अर्थव्यवस्था राम भरोसे। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल का पढ़ने का जो और जानने का मकसद ये था कि हमारे देश की जो आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है, अब राम भरोसे ही कोई इसको बचा सकता है। जब तक दोस्तों हमारे देश के जो नीति नियंता हैं, जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं, सचिव हैं, यदि उनके द्वारा कोई व्यापक स्तर और अच्छी सोच की परियोजना नहीं आएगी, ऐसे चीज़ों को पर आश्रय प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो देश की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। नमस्कार।